14 फरवरी की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नया मोड़ ले रहे होंगे, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो चुकी होगी या हो रही होगी। मुलाकात भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे की तय है। ट्रंप ने 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और अब 4 हफ्ते के भीतर ही पीएम मोदी उनसे मिलने पहुंच गए हैं। इस दौरे का एजेंडा क्या है, किन मुद्दों पर बात होगी, क्या समझौते हो सकते हैं, हम इस पर विस्तार से बात कर चुके हैं दुनियादारी के पिछले एपिसोड में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम क्या है, अब तक क्या हुआ और आगे क्या क्या होना है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of Maharashtra। पीएम मोदी भारतीय समयानुसार 13 फरवरी तड़के सुबह करीबन 4:30 बजे अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद उन्हें राजधानी वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस ले जाया गया। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिशियल गेस्ट हाउस है, व्हाइट हाउस के बाजू में ही है। अपने समय में जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ ठहरते रहे हैं। 2 दिन के दौरे में पीएम मोदी यहीं ठहरेंगे। देखिए इसी जगह से इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान है और इसी वजह से यहाँ ब्लेयर हाउस में रुके हैं, जो राष्ट्रपति के का ऑफिशियल गेस्ट हाउस माना जाता है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, कहा कि उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा है उस पर ज्यादा गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोकस करना चाहिए। यही बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराई कई बार कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज रात हुई, जो कल बायलैटरल मीटिंग होने उससे पहले, वो है टॉप ऑफिशियल डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड कंफर्म होने के बाद सबसे पहला मुलाकात करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यही ब्लेयर हाउस में आई और मुलाकात की, एक ऐसे वक्त पे जहां पर भारत सरकार को कई मुद्दों पर लड़ाई करनी पड़ रही है, जद्दोजहद है यूएस गवर्नमेंट के साथ। लैंडिंग के ठीक बाद पीएम मोदी की मुलाकात हुई अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नई डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से। पीएम मोदी के पहुंचने के कुछ ही वक्त पहले इन्हें अमेरिकी सेनेट ने इस पद के लिए कंफर्म किया था। ये पद अहम है, क्यों? नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर अमेरिकी खुफिया समुदाय का प्रमुख होता है। वो राष्ट्रीय खुफिया कार्यक्रम की देखरेख करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और आंतरिक सुरक्षा परिषद के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और इसी नाते पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात भी चर्चा में है। ये रहा पीएम मोदी का पहला दिन। अगले दिन का क्या कार्यक्रम है बता रहे हैं अमेरिका में मौजूद पत्रकार रोहित शर्मा। साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तुलसी गैबर्ड से, जो अब डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बन गई है अमेरिका की। ये तुलसी गैबर्ड की पहली मीटिंग थी किसी भी फॉरेन लीडर के साथ, और आज वो सुबह माइक वॉल्स से मिलेंगे जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उसके बाद इलॉन मस्क से उनकी मुलाकात होगी और बाद में वो व्हाइट हाउस जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी। थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर है इन द एयर कि किस तरह का रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप देंगे, स्पेशली ट्रेड और टैरिफ्स को लेके। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दोस्ती जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी। और उस वजह से जितना हार्श क्रिटिसिज्म डोनाल्ड ट्रंप ने किया है भारत को लेके और भारत की ट्रेड पॉलिसी को लेके, उसमें ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा नर्म रुख जरूर अपनाएंगे। आज का दिन भारत के लिए और अमेरिका के संबंधों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट भारत पे होगा, जो एक स्ट्रेटेजिकली सही नहीं होगा। तो देखना होगा कि किस डायरेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ले जाना चाहते हैं भारत के साथ अपने संबंधों को। और यह भी सुनने में मिला है कि डिफेंस को लेकर कोई डील अनाउंस हो सकती है कि भारत अमेरिका से डिफेंस के लिए और परचेस करे। ऑयल, गैस, कोल, ये सारी भी अमेरिका से भारत ले सकता है।
मोदी की ट्रंप के अलावा एक और मुलाकात चर्चा में है, एलन मस्क से मुलाकात। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में उनकी कंपनी स्टार लिंक के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खोलने पर बात हो सकती है। इलॉन मस्क के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब वो चाहते हैं इलॉन मस्क की स्टारलिंक इंडिया में है, हम चाहते हैं टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट हो, स्पेस एक्स को लेके भी काफी चीजें भारत कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। दूसरा पर्सपेक्टिव जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है वो यह है कि इलॉन मस्क एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में। उनका एक छोटा सा ऑफिस है व्हाइट हाउस में, वो लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कंट्रोल ले लिया है, उन्होंने सीएफपीबी को लेकर बातें की, उन्हें यूएस एड को डिसमेंटल कर दिया है, उन्होंने फेडरल जो वर्कर्स है उनके लिए एक रिटायरमेंट प्लान की घोषणा करवा दी है। तो इलॉन मस्क से बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उनसे दोस्ती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और वो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए, क्योंकि वो यहां पे कहना नहीं चाहिए लेकिन ही इज ऑल्सो कॉलिंग द शॉट्स फ्रॉम दिस एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं इलॉन मस्क पे। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस पर्सपेक्टिव साथ ही साथ पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं इलॉन मस्क और इसलिए ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, बता रहे हैं अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से 9वीं बार मिलने वाले हैं और आज ऐसा माना जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो होगा वो होगा ट्रेड और टैरिफ्स का। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे, जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये बात बार बार कही थी कि जब अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो टैरिफ जो है वो उसे एक वेपन यूज करेंगे। और आज सुबह सुबह उन्होंने थोड़ी देर पहले एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट डाली और कहा कि अभी तक के 3 हफ्ते जो हैं वो बहुत अमेजिंग रहे हैं और आज का दिन बहुत बड़ा है और आज रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए आपका जो दिन है उसे उन्होंने चुना है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आज ही के दिन वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं जिन्हें वो अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरह की कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अब समझते हैं अमेरिका और भारत के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है। टाइमलाइन देखिए। अक्टूबर 1949 भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के दौरे पर गए। उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। सोवियत संघ और अमेरिका दुनिया भर में छोटे मोटे देशों को अपने अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे थे। भारत पर सबकी नजर थी, लेकिन नेहरू ने न्यूट्रल रहना जरूरी समझा। उन्होंने अमेरिका या सोवियत संघ के दबाव में आने से मना कर दिया। आगे चलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM की नींव भी रखी। इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ा। अमेरिका ने भारत की बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी। दिसंबर 1959 अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट D. आइजेनआर भारत के दौरे पर आए। वो पद पर रहते हुए भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अक्टूबर 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में अमेरिका ने भारत का साथ दिया। 1971 पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू हुआ। भारत ने इसका विरोध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन जुटाया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश नहीं की। जब पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के अड्डों पर हमला किया तब भारत ने युद्ध छेड़ दिया। दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू हो गया। तब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा। हालांकि वो युद्ध में शामिल होने से रह गया। इसके बाद भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की। मई 1974 भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। इसके बावजूद भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इससे दोनों देशों में तलखी बढ़ गई। जनवरी 1978 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत आए। दिसंबर 1984 भोपाल में अमेरिका के स्वामित्व वाली केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में गैस लीक हुई। हजारों लोग मारे गए। कंपनी का CEO वॉरेन एंडरसन भारत से निकलने में कामयाब रहा। भारत ने उसे प्रत्यर्पित करने की अपील की, लेकिन अपील काम नहीं आई। ये मुद्दा बरसों तक दोनों देशों के बीच बहस का केंद्र बना रहा। जुलाई 1991 भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हो चुका था। तब तक सोवियत संघ का विघटन तय हो चुका था। अमेरिका इकलौता सुपर पावर था। उदारीकरण के बाद भारत का मार्केट दुनिया के लिए खुला। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की संभावनाएं खुली। मई 1998 भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। मार्च 2000 बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए। उन्होंने भारत पर लगाए प्रतिबंधों में ढील देने का भरोसा दिया।
9/11 के हमले के बाद भारत ने अमेरिका को सहयोग देने की बात कही। इसके तुरंत बाद जॉर्ज बुश की सरकार ने आर्थिक प्रतिबंध कम कर दिए। जुलाई 2005 भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील का मसौदा तैयार हुआ। इसके तहत भारत ने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अलग करने पर सहमति दे दी। सिविल फैसिलिटीज को IAEA की निगरानी में रख दिया गया। नवंबर 2009 जनवरी में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने तत्कालीन PM मनमोहन सिंह को स्टेट विजिट पर आने का न्योता दिया। हालांकि इस दौरे में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सका। फिर मई 2014 में नरेंद्र मोदी PM बने। 2002 में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी पर वीजा बैन लगा दिया था। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो वीजा बैन हटा और पहली बार मोदी सितंबर 2014 में अमेरिका गए। ये उनका पहला दौरा था। PM बनने के बाद से अब तक वो 9 बार अमेरिका जा चुके हैं। ये उनका बतौर PM 10वां दौरा है। इसकी भी टाइमलाइन देख लीजिए। पहली बार वो सितंबर 2014 में अमेरिका गए। यहाँ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। दूसरी बार PM मोदी अमेरिका पहुंचे 23 सितंबर 2015 को। वहां उन्होंने सिलिकॉन वैली में कई टॉप टेक कंपनियों के CEOs के साथ बैठक की। फेसबुक, जिसे अब मेटा कहते हैं, उसके ऑफिस में CEO मार्क जकरबर्ग और गूगल हेडक्वार्टर में सुंदर पिचई से मिले। मार्च 2016 में अपने तीसरे अमेरिकी दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। मार्च के बाद जून 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री चौथी बार अमेरिका गए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा ने लंच पर बातचीत की। 5वीं बार वो अमेरिका पहुंचे जून 2017 में। उस समय तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके थे। छठी बारी आई 2019 में। उस समय PM मोदी ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में करीबन 50,000 भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार अमेरिका पहुंचे, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। 8वीं बार PM मोदी जून 2023 में अमेरिका गए थे। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई थी। 9वां दौरा हुआ था 5 महीने पहले, सितंबर 2024 में। तब PM मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे थे। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं और इस बात में नए सिरे से दिलचस्पी जाग उठी है कि इस दौरे से जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम कैसे प्रभावित होंगे। अभी चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 फरवरी को 2 लोगों को फोन लगाया। पहला फोन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। करीबन 90 मिनट तक बात हुई। इसके बाद ट्रंप बोले, पुतिन जंग रोकने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं और हम मिलकर इस पर काम करेंगे। ट्रंप का अगला फोन गया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। करीबन 60 मिनट बात हुई। इसके बाद ट्रंप ने बताया कि पुतिन की तरह जेलेंस्की भी जंग रोकने के लिए तैयार हैं। दोनों फोन कॉल के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा, 3 खास बातें जानिए। मैं और पुतिन जल्द ही सऊदी अरब में मिलने वाले हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या यूक्रेन भी जाएंगे, तो बोले अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलना प्रैक्टिकल नहीं है, यानी तर्कसंगत नहीं है। ट्रंप के इन फोन कॉल और बयानों को कुछ जानकार पुतिन की कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहे हैं। क्यों, समझते हैं। रूस यूक्रेन जंग के अब तक के 3 साल में अमेरिका ने कभी रूस की तरफ मध्यस्थता का हाथ बढ़ाते नहीं दिखाया। इन 3 साल में अधिकतर समय जो बाइडेन राष्ट्रपति रहे। मार्च 2023 में तो जो बाइडेन ने पुतिन को मर्डरस डिक्टेटर तक कह दिया था, खूनी तानाशाह। बाइडेन ने सारे कूटनीतिक संबंध भी खत्म कर दिए थे। दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिलता रहा। बाइडेन के इस अप्रोच के उलट ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में ही कई मौकों पर यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद की आलोचना की और अब जब वो राष्ट्रपति हैं तो खुलकर बनी बनाई व्यवस्था के विपरीत जा रहे हैं। पुतिन से बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जल्दी मिलेंगे। इसी नाते अब रूस को अमेरिका का अपर हैंड माना जा रहा है। खैर, आदर्श स्थिति तो यही रहेगी कि चाहे जैसे भी हो लेकिन जंग रुके। लेकिन इससे पहले हर पक्ष अपने नजरियों को विजयी बनाने के बाद ही जंग से पीछे हटना चाहता है। तो जान लेते हैं कि असल में कौन क्या चाहता है। रूस की बात करते हैं। वो बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन हमेशा पुतिन के जून 2024 के तथाकथित पीस प्लान पर ही बातचीत करना चाहता है। क्या है ये पीस प्लान? इसके तहत रूस कब्जा किया गया यूक्रेनी इलाका अपने पास रखेगा। इसके अलावा उसे यूक्रेन के नियंत्रण वाली जमीन का भी कुछ हिस्सा चाहिए। फिर उसे ये भी चाहिए कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की इजाजत ना दी जाए और रूस पर लगाए गए सैंक्शंस हटा दिए जाएं। अब यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है। इसमें क्रीमिया का इलाका भी शामिल है। आप जानते हैं इसे रूस ने 2014 में ही कब्जा लिया था। फिर 2022 के बाद से रूस ने यूक्रेन के 4 और इलाकों को अपने हाथ में ले लिया है। कौन कौन से हैं ये इलाके? डोनेट्स्क, लुगांस्क, खेरसान और जापोरिजिया। यूक्रेन चाहता है कि कब्जा की गई जमीन उसे वापस मिले और 2014 वाली बाउंड्री रिस्टोर कर दी जाए।
यूक्रेन इन सब के अलावा नेटो की सदस्यता भी चाहता है, क्योंकि नेटो सदस्यों को एक गारंटी मिलती है। नेटो के आर्टिकल 5 के तहत यह आर्टिकल कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और ऐसे हालात में जवाब भी सब एक साथ मिलकर देंगे। हालिया घटनाक्रम के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप जंग रुकवाते हुए ये सब कुछ सुनिश्चित कर पाएंगे? क्या वो यूक्रेन को 2014 वाली बाउंड्री वापस दिला पाएंगे? इस सवाल का जवाब हम एक्सपर्ट से तो लेंगे ही, पहले अमेरिकी सरकार के लोग क्या कह रहे हैं ये जानिए। ट्रंप के नए नवेले रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेट। उन्होंने यूक्रेन को लेकर कुछ बयान दिए हैं। नेटो हेडक्वार्टर्स में 12 फरवरी को एक मीटिंग चल रही थी, जर्मनी में यूक्रेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की मीटिंग। ये ग्रुप नेटो के सभी 32 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ का एक गठबंधन है और 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन को सैन्य मदद भेजता है। इस मीटिंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा 2014 के पहले वाली बाउंड्री पर वापस लौटना अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलने की कोई संभावना नहीं है और यूक्रेन की सुरक्षा में अमेरिकी सैनिक तैनात नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि पीट हेग्सेट सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि यूक्रेन को कुछ हिस्से वापस मिल सकते हैं। हमने इस बारे में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से बात की, पूछा कि क्या अमेरिका का रुख यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है? क्या यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़ सकती है? देखिए, ये बहुत पहले से ये समझा जा रहा था कि अगर कॉम्प्रोमाइज होगा या वार्ताएं अगर शुरू होंगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। और ये माना जा रहा था कि रूस किसी भी तरह जो भूमि उसने अधिग्रहित की है यूक्रेन का, चाहे वो क्राइमिया हो या बाद के दोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेर्सोन के इलाके का, और जिसको उन्होंने अपने देश में संवैधानिक परिवर्तन करके मिला लिया है, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। तो ये काफी दिन से ये चला आ रहा था और पूरी जो पश्चिमी दुनिया थी ये मान भी रही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो किसी तरह वो यूक्रेन की सरकार को प्रॉप अप करके ये कहना चाह रही थी कि आप जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं। लेकिन कमोबेश अगर आप देखें तो वो भूमि लगातार हारते जा रहे थे और हारते ही जा रहे हैं। हाँ, कुर्स्क में उनको एक बढ़त मिली थी, लेकिन वो भी एक बहुत छोटी सी भूमि थी और वो एक अपवाद था पूरे इस प्रकरण का। लेकिन पूरे अगर आप यूक्रेन में देखें तो 20% भूमि जो है इस समय रूस के कब्जे में। तो ये सब सारी चीजें थी पहले से ही, और इसी पर पुतिन ने यही एश्योरेंस मांगा था अमेरिका से और वेस्ट से। अगर वैसी स्थिति को अगर आप बरकरार रखने देना चाहते हैं तो यूक्रेन के साथ पूरी पश्चिमी दुनिया ने विश्वासघात किया है। और अगर यही स्थिति थी तो उनको पहले भी ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो ये एक वास्तविक संभावना है कि वहां पर जो परिवर्तन होंगे उसमें उनको अपनी भूमि गंवानी भी पड़ सकती है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन ये संभव है कि ऐसा होगा। अब सवाल है कि ट्रंप का क्या प्लान है, वो क्या चाहते हैं। ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में कई बार कहा है कि उनके पास यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने का प्लान है। हालांकि उन्होंने इसे कभी साझा नहीं किया, लेकिन उनके रनिंग मेट जेडी वांस ने एक दफे इस प्लान की कुछ डिटेल बताई थी। उसके मुताबिक यूक्रेन की आज़ादी बरकरार रखी जाएगी, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, रूस वादा करेगा कि वो उस पर हमला नहीं करेगा। वेंस ने इशारतन ये भी कहा कि यूक्रेन को अपने कुछ हिस्से से समझौता करना पड़ सकता है। उन्होंने क्रीमिया का नाम लिया, कहा अगर अमेरिका यूक्रेन को क्रीमिया वापस दिलवाने में मदद करेगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसमें कई जाने जाएंगी। हमने प्रोफेसर मेहताब से पूछा रूस किन शर्तों पर जंग रोकने के लिए तैयार हो सकता है। अच्छा, देख, सवाल ये है कि रूस अगर ये युद्ध रोकना चाहता है तो उसने जो 4 रीजन्स अपने देश में या अपने संविधान में परिवर्तन करके उसको अपने राज्य का हिस्सा बना लिया है, रूसी राज्य का, उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और वो 4 जो रीजन्स हैं जो जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे यूक्रेन के पास है, दोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेर्सोन, वो चारों रीजन को उनको देना पड़ेगा एज अ कॉम्प्रोमाइज। दूसरा, क्राइमिया जो मूलतः रूसी बाहुल्य क्षेत्र है वो कभी लौटाना नहीं चाहेंगे। और 2014 में जब इन्होंने वापस लिया था, उनका सबसे बड़ी शर्त ये थी कि देखिए हमने उसमें कॉम्प्रोमाइज किया था क्योंकि हमारी साझा नेवल फ्लीट थी वहां पे और वहां पर हमारा जो नेवल हेडक्वार्टर था। लेकिन क्राइमिया को वापस देने के लिए रूस तो मुझे नहीं लगता है कतई तैयार होगा। और जो उसका जो ब्रिज जो जोड़ती है, जिसको यूक्रेन ने 2 बार तोड़ने की कोशिश की है, वो एक सिंबॉलिक तौर पर पुतिन ने उसका उद्घाटन किया था, खुद ट्रक चला के रूसी मेनलैंड से क्राइमिया तक गए थे।
वो भी एक तरीके का बताने का तरीका था कि किसी भी तरह से हम क्राइमिया को अपना पार्ट बनाना चाहते हैं और बना लिए, तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हाँ, अगर बाद में क्या होगा, मैंने वही कहा 10 साल 15 साल के बाद क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय जो स्थिति है और इस समय जो जनमानस का नजरिया है, वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि क्राइमिया उनको वापस दिया जाए। ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका और नेटो के रिश्तों में भी तनाव शुरू हो गया है। ट्रंप का आरोप है कि दूसरे सदस्य देश इस पर कम खर्च कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इसमें हद से ज्यादा पैसा बहा रहा है। 2006 में हुए एक समझौते के अनुसार नेटो के हर सदस्य को अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करना होता है ताकि संगठन की सैन्य ताकत मजबूत रहे। लेकिन अभी तक सिर्फ 23 देश इस टारगेट को पूरा करते हैं। 2023 तक सिर्फ 10 देश ऐसा करते थे। 2014 तक तो इनकी संख्या महज 3 थी। पीट हेग्सेट ने 13 फरवरी वाली मीटिंग में कहा कि इन देशों को 2 नहीं बल्कि 5% खर्च करना चाहिए। 2018 के नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से बाहर जाने के भी संकेत दिए थे। उनकी मांग थी कि बाकी सदस्य भी डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट को पूरा करें। फरवरी 2024 की एक रैली में ट्रंप ने यह तक कह दिया कि अगर नेटो देशों ने अपना डिफेंस खर्च नहीं बढ़ाया तो वो रूस को नेटो देशों पर हमला करने को उकसाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नेटो, अमेरिका और यूक्रेन की कहानी कौन सा मोड़ लेगी। फिलहाल दिन भर की सुर्खियों का रुख करते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बीते दिनों भयानक आग लगी थी जो कई दिनों तक धधकती रही। अब इसके आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं। लोगों के मकान दुकान का क्लेम देने से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां नानकुर कर रही हैं। राज्य में फेयर प्लान पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस देने वाली प्राइवेट कंपनियों से अतिरिक्त $1 अरब यानी करीबन 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की जा रही है, जबकि इन इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि हम तो पहले से ही पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। अब ये फेयर प्लान पॉलिसी क्या है? एक तरह की सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी। कैलिफोर्निया की सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां ये पॉलिसी जारी करती हैं और ये करने के लिए वो राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी रहती हैं। आग से भारी तबाही के बाद हजारों लोग इस प्लान के तहत इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। जितनी संख्या में लोग क्लेम कर रहे हैं उस हिसाब से इस प्लान को मैनेज करने वाले फेयर प्लान एसोसिएशन के पास पैसे नहीं हैं। एसोसिएशन के राज्य के इंश्योरेंस कमिश्नर रिकॉर्डो लारा को एक पत्र लिखा और मांग की कि इंश्योरेंस क्लेम करने वालों का तत्काल सेटलमेंट कराया जाए। इस प्रस्ताव को इंश्योरेंस कमिश्नर ने मंजूर कर लिया, जिसकी जानकारी उनके ऑफिस ने 11 फरवरी को प्रेस रिलीज जारी करके दे दी। साथ ही सभी कंपनियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इंश्योरेंस क्लेम को क्लियर करें। कमिश्नर के निर्देश के बाद इन सभी कंपनियों को काफी घाटे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 फरवरी तक ही फेयर प्लान के तहत 4700 से ज्यादा क्लेम आ चुके हैं, जिसमें कम से कम आधे क्लेम तो टोटल लॉस के हैं। माने जितने का नुकसान हुआ वो सारा का सारा भरपाई उसकी कंपनी करेगी। इस प्लान के तहत 2024 में ही लगभग 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया था, जो कि 2020 की तुलना में 2 गुने से ज्यादा है। दूसरी सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से क्या बात हुई, इन सवालों के जवाब दिए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने। 12 जनवरी को प्रेस ब्रीफिंग की। बताया कि दोनों नेताओं ने साथ में प्लेन से मार्सिले की यात्रा की। ये यात्रा दोनों के बीच गहरे विश्वास का प्रतीक है। मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों में स्पेस, डिफेंस, AI से लेकर के सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन जैसे मुद्दों पर बात की गई। वहीं दोनों नेताओं ने आधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टरों का संयुक्त रूप से विकास करने पर सहमति जताई है। दोनों के बीच मिसाइलों, पनडुब्बियों और फाइटर जेट की खरीद पर भी बात हुई। स्वदेशी हेलीकॉप्टरों और सैन्य विमानों के लिए इंजन पर बात की गई। आज का दुनियादारी यही समाप्त होता है। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।